देखिए स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी 11th की फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि एक ही रूम को मान लीजिए, उसमें आप देखेंगे तो कहीं छिपकली, गोजर, काकरोच, बिल्ली, ये तमाम चीजें क्या है? मेज, स्टूल, सोफा, एसी, कूलर। इसमें से अगर आपको कह दिया जाए ये लिविंग कौन सा है तो नॉन लिविंग कौन सा है, आप कैसे बताएंगे कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है? कुछ तो फीचर आप जानेंगे लिविंग के, तो पता सकता है ये लिविंग है, तो ये फीचर है, इसका एक कैरेक्टर है, ये इसका कैरेक्टर है, तो आप बता सकते हैं क्या ये लिविंग है। नॉन लिविंग ये फीचर है, कैरेक्टर है, तो आप बता सकते हैं कि नॉन लिविंग है। बोलिए, तो आज हम इसमें यही चीज देखेंगे कि लिविंग की क्या फीचर है, क्या कैरेक्टर है, वो कौन कौन से खोजे गए हैं, या कौन कौन से चीज बताए गए हैं इसमें, उसे सच कहते हैं। तो लिविंग को डिफाइन कर पाना ही बहुत मुश्किल है। कोई इसकी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी डिफिनेशन नहीं बनी है, कोई इसका बाउंड्री नहीं है ऐसा जिससे हम बता दें चलिए भाई ठीक है ये 5 आपने पढ़ लिया तो बस इतने से आपका काम हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसका है नो क्लियर कट डेफिनेशन। इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन है नहीं, लेकिन कुछ फीचर है जो हम आपको बता रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे आप देखेंगे, पहला यहां पर आ रहा है ग्रोथ। पहला क्या आएगा? ग्रोथ आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा? अब बात आ रही ग्रोथ है क्या? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट ही हो, वो भी तो लिविंग है, वो ग्रो कर रहा है यानी बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है तो वो ग्रो कर रहा है, यही तो ग्रो है। कोई छोटा बच्चा है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो ग्रो कर रहा है। कोई प्लांट है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बोले क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, यही ग्रोथ है। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन दूसरा अगर देखेंगे रिप्रोडक्शन, क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है? जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग बींग्स करते हैं। अच्छा, लिविंग बींग करते हैं, ये डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है लिविंग बींग्स का, वो आगे हम चर्चा करेंगे क्यों नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? लिविंग बींग्स करते हैं। कुर्सी मेज टेबल थोड़ी ना करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि मेज है आपके पास और उसने रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन का मतलब है वो लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन करता है, वो करता है कि वो 1 से 2 हो जाता है। बोलिए, कोई ऑर्गेनिज्म है एक साथ कई हो जाते हैं। अब डॉग को ले लीजिए, अरे एक साथ 2 नहीं होता, एक साथ कई होते हैं। बिग को ले लीजिए, एक साथ 2 नहीं कई। ह्यूमन बीइंग ये भी रिप्रोड्यूस करता है। क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं है। क्या इसके द्वारा हम इसको डिफाइनिंग फैक्टर या एक लिविंग का कैरेक्टर मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर हम मान सकते हैं लिविंग का, क्योंकि नॉन लिविंग में है ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि आपने एसी बाजार से खरीद के लाए, तो जरा उसमें भी रिप्रोडक्शन होने लगे तो क्या काम करेगा? एक एसी आपने लाया, अब उसने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, उसे 2 एसी बन गई और 2 से 4 बन गई। तो अगर ऐसा हो रहा होता थिंग्स में, नॉन लिविंग में ऐसा हो रहा होता, कितने मजे हमारे होते। अरे एक बॉस लाते बाजार से और रिप्रोडक्शन करके कई हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम तीसरा क्या है? तीसरा है मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है। अब ये क्या है? ये मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको जरा समझो। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक लिविंग बीइंग के अंदर जितनी ढेर सारी रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबको एक वर्ड में बोल दूं तो मेटाबॉलिज्म है। बिना मेटाबॉलिज्म का
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं कर सकता। आप भोजन कर रहे हैं, उसमें भी रिएक्शन हो रहा है, बोलिए, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में कोई चीज ले रहे हैं, वो छोटे छोटे पार्टों में तोड़ रहे हैं, फिर आगे जाकर उसमें रिएक्शन हो रही है, उससे एनर्जी निकाली जा रही है, तो क्या है, मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस है, आप मार्केट से दवा लाते हैं, खाते हैं, ऐसा तो है नहीं ना किसी जगह घाव है और दवा आई वहां पर चिपक गई, ऐसा नहीं है। वो भी शरीर के अंदर जाती है तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस करती है, फिर रिएक्शंस करने के बाद सेल्स उसका अवशोषण करती है, अवशोषण करने को सब ब्लड में ले जाती है, ब्लड से पूरे बॉडी के पार्ट में जाता है। अब जहां जहां इफेक्ट होगा वहां वहां वो चीज काम करेगी, यही मेटाबॉलिज्म है। सोचो क्या नॉन लिविंग होता है? बिल्कुल नहीं होता। अरे ऐसा थोड़ी है कि एक चेयर है उसमें भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अरे अच्छा भोजन दे दिए, अच्छा मेटाबॉलिज्म करे, अच्छा रिएक्शन करे, वो चेयर से सोफा बन जाए, फिर और मेटाबॉलिज्म करे, वो बेड बन जाए, ऐसा तो नहीं है ना, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे केस हम, चौथा देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जरा इसको बात समझिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे समझिए जैसे हमने बोल दिया एक ही कमरा बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? हम बोले कुछ सीमेंट लगे होंगे, कई ईंटें लगी होंगी, फिर उससे वो निर्माण हुआ है, उसकी बेसिक यूनिट हम मान लेते हैं एक ईंट है। इसी तरीके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल से मिलकर बना है। कई सेलें मिलेगी, कई सेलें मिलेंगी तो टिश्यू बना देगा, कई टिश्यू बनेगा मिलेगा तो ऑर्गन बना देगा, कई ऑर्गन्स मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम बना देगा। बोलिए, इसी तरीके से कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं है। कोई ट्रक है, बस है, दरवाजा है, सोफा है, बेड है, कोई भी चीज है, बिल्डिंग है, मकान है, क्या ये सेल से मिलकर नहीं बनी? फिर किससे? एटम्स। अरे एटम, अरे वो तो सभी में है, अरे लिविंग नॉन लिविंग दोनों में है। फिर आपने कैसे कह दिया सेल सबसे छोटी? क्यों? क्योंकि उससे हम मानते हैं एटम को नॉन लिविंग, उसको ले हम डिफाइन कर नहीं सकते, उसे हम मानते हैं नॉन लिविंग, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी है, लिविंग में भी है। हम उसके आगे चल के जब सेल के पास पहुंचते हैं तो वहां से मानते हैं अब ये लिविंग कैरेक्टर है। आगे चल के इसकी चर्चा होगी, ठीक है ना। इसके बाद एक आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की चर्चा करते हैं। पांचवा है क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अब ये क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इसकी बात समझिए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेंस। अब आप सेंस को बखूबी जानते होंगे। कोई बोलता है यार आपके पास बिल्कुल सेंस नाम की चीज नहीं क्या, इसका मतलब ये हुआ आपके अंदर समझ नहीं है क्या। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके सब में सेंस होता है, उनमें सूझबूझ, उनमें समझने की क्षमता होती है। जितने भी, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। क्या एक नॉन लिविंग में? बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना, आपने चेयर रखा हुआ, आप बैठने जा रहे हैं, उसने देखा यार आदमी तो बहुत मोटा तगड़ा है, बहुत मोटा है, कुर्सी में बैठ ही नहीं सकता, तो कुर्सी में क्या क्या खिसक गई वह, क्या उसके पास ऐसा सेंस है? क्या उसके पास अवेयरनेस है? ऐसा नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना, बोले। तो कॉन्शियसनेस किसमें होता है? ये केवल लिविंग बीइंग्स में होता है, ये नॉन लिविंग में नहीं है। और हम देखते हैं क्या हम पांचों से डिफाइन कर सकते हैं लिविंग को? नहीं कर सकते। अरे आपने बताया कि पांच से डिफाइन करने जा रहे हैं, फिर कह रहे नहीं, हम नहीं, हम बता रहे हैं क्यों, अब कर लेंगे क्यों, क्यों डिफाइन कर नहीं करते। अगर यहां देखिए, आप इधर देखिएगा, ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा तो दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसे देखिएगा। ये जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है,
ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कैसे है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर कह लीजिए, नॉन डिफाइनिंग फीचर कह लीजिए, ए नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक, ए नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ये कैसे है? ये तीन है आपका डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्या है? फीचर है। बोलिए ए नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग क्या? अरे नॉन डिफाइनिंग का मतलब हम इससे लिविंग बीइंग को डिफाइन कर नहीं सकते, जिससे हम लिविंग बीइंग को डिफाइन ना कर सको नॉन डिफाइनिंग करते हैं, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर, तो इससे हम लिविंग बीइंग को डिफाइन कर सकते हैं। फिर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग अंतर क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में होगा, नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता, ये नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। ये क्या एक केस में होगा, दोनों में होगा, ये चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है ना। ये किसमें होगा? ओनली लिविंग बीइंग्स में होगा। किसमें होगा? लिख लीजिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, लिख लीजिए विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोले ये किसमें होगा? बोथ, दोनों में होगा, दोनों में, चाहे फिर वो लिविंग हो चाहे फिर वो नॉन लिविंग हो, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ गई। 5 कैरेक्टर हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं, अपने पास से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वही आपका सिलेबस है, चाहे सीबीएसई हो चाहे नीट हो, अब अदर जो बोर्ड्स है वहां पे भी लागू कर दिया है, ठीक है ना। तो आपका जो ये सिलेबस है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इसके आपका कल्याण होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो ये ना देख लिया। अब हम चर्चा करेंगे ग्रोथ की, ठीक है ना। एक एक करके हम चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। एक एक करके हम चर्चा इसमें करते चलेंगे, एक एक करके हम चर्चा करते चलेंगे। एक एक करके चर्चा करते चलेंगे और हम चर्चा करेंगे ग्रोथ की। इसी ग्रोथ की, ग्रोथ है क्या, ठीक है। ये है ग्रोथ, आप समझिए ग्रोथ है क्या। ग्रोथ जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब जैसे मान लीजिए बेबी है, वो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्यों? कि उसके मास इंक्रीज कर रहा है। ग्रोथ का मतलब क्या है? उसका मास इंक्रीज करे। एनसीईआरटी में बाकायदा 2 पॉइंट लिखा हुआ, तो उसका मास इंक्रीज करे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करे या डिवाइडेबल्स इंक्रीज करे, ये क्या है? ग्रोथ। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़ा होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, यूनिसेलुलर को छोड़, उसको मैं बात करता हूं। तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ होता है कैसे? उसमें सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा उसका मास बढ़ेगा, बोलिए उसका मास बढ़ेगा, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, और जब हाइट बढ़ेगी तो क्या है? वो ग्रोथ ही तो है, ठीक है ना। इसमें हमने 2 पॉइंट लिख दिया। इसमें क्या बढ़ता है? इंक्रीज इन मास। तो लिख लीजिए कि मास क्या कर रहा है? इसका इंक्रीज कर रहा है। मास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है अ नंबर ऑफ सेल या इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या करें? इंक्रीज। 2 पॉइंट,
किसी की हाइट बढ़ेगी तो पहले हो सकता है वो 10 केजी का रहा होगा, अब वो हो सकता है 20 केजी का हो, आम में चोटी 50 केजी का हो जाए, तो वो क्या है, उसका मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रही है। लेकिन लिविंग बींग्स में एक एज के बाद सेल्स नहीं बढ़ती, यानी सेल डिवीजन नहीं होता, तो ग्रोथ नहीं होता। आप देखते होंगे, अब इसे मुझे ही ले लीजिए, अब इसके बाद मेरी हाइट नहीं बढ़नी है, क्यों? ये मैच्योरिटी है, सेल डिवीजन यहां पे नहीं होगा। क्या ये बात सही है? सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। कैसे? सेल डिवीजन होता है लेकिन ग्रोथ के लिए नहीं होता, फिर किसके होता है? अरे कहीं बाबा चोट लग गई, कोई ड्रीच हो गई, के अंदर घाव हो गया, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर सेल डिवीजन होता है। अच्छा, इसका मतलब ग्रोथ के लिए नहीं होता, केवल मेंटेनेंस के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है। जी हाँ, इसलिए होता है मल्टी सेलर्स। ठीक है ना, ऐसे होता है। ठीक, अब ये देखिए ग्रोथ, ग्रोथ क्या नॉन लिविंग से होता है? नहीं होता, लेकिन अगर होता है कैसे होता है वो नहीं होता। ठीक है, नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है, वो मैं अगला केस में बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना ग्रोथ कहां कितना होता है, किसमें होता है, ना मैं बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं, आपने कोई वस्तु परचेज किया, सपोज आपने फैन परचेज किया और उसने ग्रोथ किया, चलो भैया कूलर बन गया, और ग्रोथ किया वो एसी बन गया, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा है, फैन खरीदो, एसी का आनंद लो, इससे अच्छा क्या है? ठंडी के सीजन फैन खरीद लो, गर्मी आती है एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं होता। लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, जो एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, कि प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करता है। क्या? प्रोटोप्लाज्म, ये भी इंक्रीज करता है, ये आप लिख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज करता है, जिससे सेल का मास बढ़ता है। ठीक है ना, ये बेटर पड़ेगा समझाने के लिए यूनिसेलर्स में, या यूनिसेलर्स में समझाने के लिए बेटर पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम लोग ये करके देखेंगे, हम लोग प्लांट को देखेंगे और एनिमल्स को देखेंगे, एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात हमने देख ली। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग किसको देखेंगे, प्लांट और एनिमल्स में होता कैसे है, जरा बात समझिए। लिख लीजिए यहां पे प्लांट, यहां पे लिख लीजिए आप एनिमल। ठीक है ना, प्लांट्स लिख लीजिए, एनिमल्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट में, एनिमल में ग्रोथ कैसे होता है? क्या एक जैसे होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? एक आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वह एक सर्टेन एज तक बढ़ता है, चाहे वह डॉग हो, कैट हो, काऊ हो, कोई चीज हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, वो क्या करता है, वो छोटा रहा तो बढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है, करता जाता है, लेकिन मेच्योरिटी ले जाने पर रुक जाता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट जब तक जिएगा तब तक वो ग्रोथ करेगा, जब तक जिएगा तब तक ग्रोथ करेगा। तो इसका मतलब इसमें हम पॉइंट लिख दे रहे हैं कि ये कहां तक करते हैं, ये करेंगे लाइफ स्पैन तक। किसमें? ये करते हैं लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन क्या है? ये लाइफ स्पैन है बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, कहेंगे नेचुरल डेथ, अभी डेथ क्यों नहीं लिखा, अभी नेचुरल डेथ क्यों लिख दिया? अरे नेचुरल का कोई मतलब है क्या? हाँ मतलब है, एक एक वर्ड का मतलब है, कोई चीज लिखा गया है तो ऐसे नहीं, उसका कोई मतलब है। नेचुरल क्या मतलब, ऐसे आप समझिए, कोई बोलते यार ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो 100 ईयर तक जीव करते हैं, कोई बोलता है कि नहीं यार 60-70 साल तक जीते, तो उसका क्या लाइफ स्पैन है, बर्थ से लेकर जन्म तक का उसका टाइम है, वो नेचुरल डेथ तक का है।
तो वृद्ध होगा क्यों आएगा? तो सोचिए कुछ लोग ऐसे जो स्टूडेंट से एक्सपायर कर जाते हैं, कोई डिजीज की वजह से एक्सपायर कर जाते हैं, तो क्या उनमें ये चल पाएगा लाइफ? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेचुरल डेथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेचुरल डेथ एक काउंट होता है लाइफ स्पैन, वो कहां से कहां तक जिया, नेचुरल डेथ, ठीक है ना। जब तक नेचर उठाएगा तब तक खड़ा है, वो क्या है? नेचुरल, ये है लाइफ स्पैन। लेकिन इसमें होता है क्या? लाइफ मतलब नहीं होता, एक मेच्योरिटी तो होता है, सर्टेन एज तक होता है। तो लिखिए इसमें पॉइंट, सर्टेन एज तक। सर्टेन एज क्या है? यह है मेच्योरिटी। क्या है यह है मेच्योरिटी तक, मेच्योरिटी तक इसमें होता है। अच्छा ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? पूरे लाइफ तक, लाइफ स्पैन जब तक जिएगा तब तक ये ग्रोथ करता रहेगा, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? बीच में रुक जाता है। मेच्योरिटी अब आगे एमोन्स में ग्रोथ होता ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये क्या है? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड है। बोलिए अनलिमिटेड है, हर हमेशा जीवन काल तक चलता रहता है। अनलिमिटेड है या लिमिट है भैया कि आपको 23 साल तक, 18 साल तक, 25 साल तक पढ़ना है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। 30 बार रिटर्निंग एज चलने लगती है जूलॉजी के हिसाब से, ठीक है ना। 30 ईयर तक आदमी प्रोग्रेस करता है, उसके बाद बैक रिवर्स में आने लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये लिमिटेड है। ये क्या है? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है? अनलिमिटेड। ये क्या है? लिमिटेड ग्रोथ। इतनी बात हमने प्लांट और एनिमल की बात हमने देख लिया, ठीक है ना। आगे किसका देख लें? यूनिसेलर और मल्टीसेलर का केस देख लेते हैं, ठीक है ना। तुरंत देखिए, आप देखिए यूनिसेलर, यूनिसेलर और क्या है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर का केस देखिए, यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर का केस देखिए आप। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? जो केवल एक सेल से बने हो, जो केवल एक सेल से बने हो, एक सेल में ही उनकी पूरी लाइफ साइकिल गुजर जाए। एक सेल में पैदा हो, एक सेल में उनकी मैच्योरिटी हो, एक सेल में उनका बुढ़ापा है, एक सेल में उनकी डेथ हो जाए। यानी जो उनकी लाइफ साइकिल है वो केवल एक सेल में हो तो यूनिसेलर है। दो में होता तो बाइसेलर होते, तीन में होता तो ट्राइसेलर होते, लेकिन वन में हो रहा है ये यूनिसेलर है। मल्टीसेलर क्या है? क्योंकि इसमें एक से अधिक सेल की वजह से हो रहा है, इसमें कई सेल भाग लेते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीसेलर है। आप लिखिएगा इसमें क्या है, जैसे आप एग्जांपल में लिखिएगा बैक्टीरिया, आप लिखिए बैक्टीरिया लिख लीजिए, अमीबा लिख लीजिए, ऐसे जो मन करे आपका लिख लीजिए, ह्यूमन लिख लीजिए, काऊ लिख लीजिए, जो मन करे वो लिख लीजिए, आप क्या ना, ठीक है ना। बैक्टीरिया अमीबा है, इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं। इसमें कैसे ग्रोथ होता है, ठीक है ना। ग्रोथ इसमें कैसे होगा, हमने कह दिया कि क्या है? अमीबा। ये अमीबा है, अमीबा ने क्या किया? थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इसके प्रोटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से, प्रोटोप्लाज्म इसकी साइज बढ़ गई। इसीलिए हमने बताया तबाकी एनसीईआरटी में दिया है कि आप लिखें की जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ने की वजह से, प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं? बढ़ता है ना, अंदर प्रेशर देता है। जब अंदर प्रेशर देता है तो ऐसे शरीर बाहर आ जाती है, ठीक है ना। अंदर प्रेशर क्या बढ़ गया? अच्छा क्या इसमें सेल डिवीजन होता है? बिल्कुल होता है। ये क्या है? सेल डिवीजन। डिवीजन, सेल डिवीजन जो इसमें होता है वो बाइंडेड फिजन है। कैसा है? बाइंडेड फिजन है।
बाइनरी फ्यूजन है, जब बाइनरी फ्यूजन करेगा ना, इसमें दो बन जाते हैं, दो अमीबा बन जाएंगे। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, ये क्या है? बाइनरी फ्यूजन है। ये क्या है? सेल डिवीजन। अब यहां सोचिए कि सेल डिवीजन जब इसने किया तो दो ऑर्गेनिल बन गए, दो बन गए। आप बोल सकते हैं कि यार सेल डिवीजन करा रहे थे, आप तो रिप्रोडक्शन करा बैठे। भाई कोई ऑर्गेनिल में एक से दो बन रहा है, एक से चार बन जा रहा है, तो रिप्रोडक्शन ही तो है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि एक ऑर्गेनिल अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। तो यहां भी कैसे कर दिया सेल डिवीजन? क्या ये रिप्रोडक्शन भी है? बिल्कुल रिप्रोडक्शन है। इसमें आप लिखिए, यहां इसने क्या किया? रिप्रोडक्शन भी किया। इतनी पॉइंट आप लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन भी यहां पे किया। इसमें क्या है? इसमें ऐसा नहीं है, कैसे भी लिखना, इसमें आपने कहा बना दिया जाइगोट, बना दिया इसने जाइगोट बनाया। फिर इसने क्या किया? सेल डिवीजन। क्या किया? सेल डिवीजन। फिर इसने दूसरे बना दिया। फिर इसने क्या किया? सेल डिवीजन। फिर इसने चार सेल बना दिया। फिर इसने क्या किया? सेल डिवीजन। अब किसने? 8 सेल बना दिया। बोलिए, इसने 8 सेल बना दिया सेल डिवीजन करके। सेल डिवीजन इसने क्या बना दिया? 8 सेल बना दिया। अब ये 8 सेल से क्या बना? एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बना। जो ऑर्गेनिज्म बना वह धीरे से किसमें आ गया? एडल्ट। एडल्ट बन गया। इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से इसमें ग्रोथ हो रहा है। क्या इसमें सेल डिवीजन बस नहीं, लेकिन ग्रोथ एनसीईआरटी मान रही है। ये नंबर है, फिर डिवाइड में बढ़े या सेल की संख्या बढ़े, वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ है इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे, उनका मास बढ़ेगा, सारी चीजें उनकी बढ़ेगी। जब मास बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी, तो क्या होगा? वहां पर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना? तो ग्रोथ हुआ, ऑर्गेनिक बनना, ऑर्गेनिक फिर ग्रोथ किया एडल्ट में। भाई यहां तक क्या कोई मान लीजिए बेबी, अब वो क्या हुआ? फिर जब एडल्ट पे आ गया, अब इस वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ा। तो क्या हुआ? तब क्या है? ग्रोथ है। बोलिए, हम ये बोल सकते हैं यहां रिप्रोडक्शन ग्रोथ दोनों साथ साथ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यहां पे दोनों साथ साथ बोले सेल डिवीजन की वजह से। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोसेस है, इंट्रिंसिक प्रोसेस है, ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एक पॉइंट नोट करिए, ये क्या है? लिखिए, म्यूचुअली इंट्रिंसिक। कैसा है? इंट्रिंसिक या एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, या इंक्लूसिव प्रोसेस है। क्यों होता है ये? इंक्लूसिव प्रोसेस लिख दीजिए, ठीक है ना? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टेकन साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, क्योंकि यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं इसको क्या? कि इंट्रिंसिक या इंक्लूसिव प्रोसेस। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग समय पर हो रहे हैं, ये दोनों एक समय एक साथ हो जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे? एक ऐसा प्रोसेस है, लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है। बोले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइम हो रहे हैं। कौन? बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टेकन एट डिफरेंट टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग समय पर हो रहे हैं। आपने देखा सेल डिवीजन की वजह से पर ग्रोथ हुआ, लेकिन रिप्रोडक्शन का अलग प्रोसेस। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट बनते हैं, लेकिन इसमें गैमेट नहीं। ठीक है ना? तो कैसा है? एक्सक्लूसिव में दोनों
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं होते, इंक्लूसिव दोनों एक साथ होते हैं। अब आगे देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है ना। लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नॉन लिविंग में नहीं है। सोच रहे हैं उसमें कैसे होता है, लेकिन वो भी आपको क्लियर हो जाएगा उसमें कैसे होता है। अब हमने लिख दिया है तो क्या कि लिविंग, फिर लिख दिया नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग, ये दोनों में ग्रोथ होता है, हाँ होता है। नॉन लिविंग में कैसे होता है ऐसा समझिए, जब आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं, आप बोलते हैं यार यहाँ पहले देखा था हमने कि बहुत बड़ा तालाब था, अब नहीं है, क्यों नहीं भैया? वो बताएगा कि यार क्या बताएं कि बहुत ढेर सारी मिट्टी आके इसमें जमा हो गई, वाटर हेसियन जो था उसने धीरे धीरे कोलैप्स किया और धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब वो पॉन्ड, वो तालाब क्यों समाप्त हो गया? क्यों? उसमें ग्रोथ हुआ है, तभी तो समाप्त हुआ। उसमें ग्रोथ हुआ है, यानी उसमें धूल मिट्टी कचरा जमा हुआ है। तो जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है वो धूल मिट्टी के जमाव की वजह से होता है। तो धूल मिट्टी कहां जमते होंगे? ऊपर की सरफेस में जमते होंगे, तो इसकी वजह से ग्रोथ हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये माउंटेन्स है, बोल्डर्स है, सैंड है, ये भी क्या करते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं, ये भी बढ़ते हैं। तो आप लिखिएगा, एक एग्जांपल लिखिएगा, लिविंग बीइंग्स में लिख दीजिए ह्यूमन, फिर से काउ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एटीसी लिख लीजिए, लेकिन इसमें क्या लिख लीजिए आप, माउंटेन लिख लीजिए, माउंटेन लिख लीजिए, और लिख लीजिए बोल्डर्स, बोल्डर्स लिख लीजिए, सैंड लिख लीजिए, जो समझ में आए कुछ वो चीजें लिख लीजिए, ठीक है ना। अब बात समझिए, जब लिविंग बीइंग्स में होता है तो सेल के अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। बोलिए, अरे आपने बहुत अच्छा अच्छा खाया, आपने बहुत अच्छा अच्छा काजू किशमिश खाए, तो आपके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। जब ग्रोथ हुआ तो आपके अंदर इंटरनल होता है, ऐसा तो नहीं है ना आप बाहर से आके इधर उधर, तो आप उस अब खाएंगे तो अंदर क्या होगा, सेल में प्रेशर पड़ेगा, तो आप अंदर से बाहर को छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यही तो लिविंग है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जैसे मैंने माउंटेन मैंने बना दिया मैंने, तो इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, बाहर से डस्ट, बाहर से कुछ कचरा इसमें जमने की वजह से इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग कहां से हो रहा है, आउटर सरफेस पे, यानी आउटसाइड पे। इसमें ग्रोथ कहां से होगा, लिख लीजिएगा आउटसाइड, कहां पे, आउटसाइड, लिख लीजिए आउटर सरफेस पे। इसमें कहां पर होगा, ये जब ग्रोथ किया तो यहां पर होगा, यहां पर होगा इनसाइड, कि कहां पर होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड होगा, यानी क्या होगा, इनसाइड, इनसाइड ग्रोथ होगा। इनसाइड ग्रोथ होने की वजह से क्या होगी, बढ़ती, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा ग्रोथ है, परमानेंट है, परमानेंट है, एक ऐसा ग्रोथ है, यह है रिवर्सिबल है। यानी ये पॉइंट आपने क्या लिख दिया, परमानेंट और रिवर्सिबल। परमानेंट इसलिए हमने लिख दिया कि एक बार ग्रोथ होने के बाद, एक बार ग्रोथ होने के बाद एनिमल्स में रिटर्न नहीं आ सकते, इसमें रिटर्न हो सकता है। कैसे, हमने कह दिया एक तालाब है, वो भर गया मिट्टी से, ठीक है ना, कचरे से, तो होगा क्या, आप मिट्टी को निकालेंगे, तालाब फिर से बन जाएगा। तो वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स आ सकता है, वो क्या आ सकता है, रिवर्स आ सकता है, सॉरी एक पॉइंट गलत है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है ना, यहां पे रिवर्सिबल लिख दिया है, ये रिवर्सिबल कैसा है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है ना। ये कैसा है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि ये रिवर्स आ सकता है। तो कैसा है, रिवर्सिबल है, लेकिन ये क्या है, इरिवर्सिबल है,
लिखिए इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक परमानेंट नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल। क्या आपने हटाया तालाब फिर से बन गया, तो क्या हुआ, वो रिवर्सिबल। लेकिन यहां पर क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। ये परमानेंट मिलेगा आपको प्लांट के केस में, ठीक है ना। परमानेंट मिलेगा आपको प्लांट के केस में आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, लिविंग में इरिवर्सिबल, इसमें क्या है, रिवर्सिबल। ऐसा तो है नहीं कि लिविंग बेबी ने ग्रोथ किया, गर्दन आपने काट दिया, गर्दन फिर से आ गई, ऐसा नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये इरिवर्सिबल है। अब हम चल रहे हैं, इन दोनों को बताएंगे कि डिफाइनिंग फैक्टर हैं या नहीं है, ठीक है ना। एक पॉइंट जो आप नीचे लिख लीजिए कि कैसे हैं, ये देख रहे हैं आप, नॉन लिविंग में पाया जा रहा है और लिविंग में भी पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह नॉन लिविंग में भी है, तो हम लिविंग को डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन नॉन लिविंग में है, तो लिविंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए क्या है, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कैसा है ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। आप देखिएगा ये ग्रोथ कैसा है, जैसे हमने कह दिया ये लिख दिया ग्रोथ, फिर इधर लिख दिया डिफाइनिंग फीचर। क्या लिख दिया हमने, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर लिख दिया, इधर लिख दिया, चलो फिर से मैंने, ठीक। हमने लिख दिया आउटसाइड ग्रोथ, किसमें, नॉन लिविंग में, आउटसाइड ग्रोथ ये किसमें होता है, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग केस में इनसाइड ग्रोथ, इनसाइड ग्रोथ किसमें होगा, लिविंग में होगा। और फिर से आ जाएगा, ग्रोथ की चर्चा करेंगे एक जनरल पे, हम बोले डिफाइनिंग फैक्टर है कि नहीं, नहीं है, क्यों, आउटर सरफेस पे ये नॉन लिविंग होता है, इससे हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कैसा है, डिफाइनिंग फीचर नहीं, ये है क्या, हाँ ये है, क्यों, क्यों, ये केवल और केवल लिविंग बीइंग्स में होता है, अंदर से जो ग्रोथ होता है केवल लिविंग बीइंग्स में हो सकता है। ये ग्रोथ है क्या डिफाइनिंग फीचर, ये नहीं है। तो जब ग्रोथ की चर्चा करेंगे तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों की चर्चा करेंगे, तो नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, नॉन लिविंग होता है और लिविंग होता है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये करेक्टर है, ये लिविंग का क्या है, करेक्टर है, ये लिविंग का क्या है, करेक्टर है। तो पॉइंट लिख लीजिए, ये दोनों हैं, ये क्या है, लिविंग, लिविंग करेक्टर, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग का करेक्टर है, ठीक है। ये लिविंग का फीचर की डिफाइन फीचर है, जब इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन हम लिविंग में हो होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं उसका कैरेक्टर है, कैरेक्टर ये डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक पॉइंट, अब आप बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन, किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात कर ले, एनसीईआरटी किताब लेकर बैठना है, ठीक है ना। ऐसे नोट्स को बनाते जाना है, ठीक है ना, नोट्स को बनाते जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म होता है, ट्रिकी बेस होता है, ये जो एनसीईआरटी का थ्योरी है, ठीक है ना। बाकी पूरे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, कोई भी पॉइंट मिस करेगा नहीं। एनसीईआरटी का सिलेबस है, समझिए वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कितना भी कोई कुछ भी किताबें पढ़ लो, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको पढ़ना वही जो एनसीईआरटी में लिखा है, तो कल्याण भी यहां से होना है। से लोग ने बहुत तीर्थ धाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब तक गंगा जी में स्नान नहीं करते, कल्याण में तो मोक्ष नहीं मिलती, चाहे वो जिंदा या मुर्दा, चाहे अस्थियां प्रवाहित की जाए, तो गंगा में आना ही पड़ता है। इसी तरीके से इस समय हालत ये है, किताबें कितनी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी में आपको डुबकी लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होने वाला है, ठीक है ना। आगे चलिए, चलते हैं रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं, ये दूसरा पॉइंट रहेगा, रिप्रोडक्शन,
डक्स, ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन देखिए, अब रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन किसमें हो सकती है, रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग बीइंग्स में होती है, केवल और केवल लिविंग बीइंग्स में होते हैं, ये नॉन लिविंग में नहीं होते। मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन लिविंग इसलिए नहीं होते, ऐसा नहीं हो सकता। लिविंग है वो प्रोड्यूस करता है, वो संतान उत्पन्न करता है। डॉग है वो एक बार में कई उत्पन्न कर देता है, बीग है कई उत्पन्न कर देता है, ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे करता है। लेकिन कैसा है, क्या आपने फैन लाई, वो धीरे से रिप्रोडक्शन किया, 4 फैन बन गए। आपने एसी लाए, एक एसी से 4 एसी बन गए, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। तो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं, ये लिविंग में है। लिविंग का कैरेक्टर है, क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो भी हम आगे देखेंगे क्यों नहीं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन लिखिए, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 3 प्रकार के, लिख लीजिए। ये हो सकते हैं वेजिटेटिव, कैसे वेजिटेटिव, ये होते हैं प्लांट्स, ठीक है ना। असेक्सुअल, ये ज्यादातर होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है ना। फिर लिखिएगा सेक्सुअल, ठीक है ना। ये ज्यादातर होते हैं एनिमल्स में, किसमें होंगे, ये ज्यादातर होते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स में होते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर होते हैं ये एनिमल्स में होते हैं, ठीक। सेक्सुअल, ये 3 तरीके के, ज्यादातर मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा असेक्सुअल और सेक्सुअल पर, ठीक है ना। हम इन दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, आप एक फुंगी को देखिए, इसको देखिए, एक फुंगी को देखिए, कुछ तो ऐसा है ना, ये वायरस बैक्टीरिया बड़े तेजी से ग्रो करते हैं, एक हाउस में 20-20 मिनट में मिलियन बना देते हैं। अब आप फुंगी को देख लीजिए, ये जो फुंगी है, जो फुंगी है, जो फुंगी है, ये क्या करती है, यह मल्टीप्लाई या स्प्रेड करती, कैसे, यह प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस मिलियन सेक्सुअल स्पोर्स, मिलियन सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है एक बार। सोचो, डॉग है बेचारा, तो माना 2-4-6 बच्चे, लेकिन फुंगी मिलियन, किसी किसी कंट्री की इतनी जनसंख्या भी नहीं है जितना एक बार में पैदा करती है। ह्यूमन बीइंग की अगर ये हालत होती तो क्या होता, ठीक है ना। तो फंगी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो जो जितना ज्यादा संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो समझ लो रोग जनित होते हैं, कई फायदेमंद भी हैं और रोग जनित भी होते हैं, ठीक है ना। तो फंगी का हमने केस देख लिया, इसमें असेक्सुअल स्पोर मिलियंस प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से होता है। लेकिन कुछ बर्ड के कारण नहीं करते हैं, उनको भी देख लेते हैं। बर्ड्स, जैसे हमने कह दिया बर्ड्स के द्वारा, ये बर्ड्स क्या है, क्या आपने कह दिया बर्ड्स क्या है, जरा समझिए। बर्ड्स किसमें किसमें होता है, बर्ड्स होता है हाइड्रा, और किसमें होगा, ईस्ट में। ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रा और ईस्ट में ही है, ये 2 एग्जांपल है समझाने के लिए, बताने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ईस्ट कैसे करते हैं, ये बर्ड क्या है, ऐसे हमने कह दिया तो बर्ड ऐसा है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर से कोई आउट ग्रोथ हो जाए, कोई आउट ग्रोथ हो जाए, और उस आउट जो ग्रोथ है वो फेवरेबल कंडीशन में कट के अलग हो जाए, अलग होने के बाद वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बर्ड्स, ठीक है ना। उसे हम लोग बोलेंगे बर्ड्स। जैसे हमने कह दिया कि चलिए मान लिया मैंने ईस्ट है,
क्या है, ये ईस्ट है। इसमें क्या हुआ, धीरे से एक आउटग्रोथ हुआ। क्या हुआ, इसमें आउटग्रोथ हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है। क्या है, ये न्यूक्लियस है। फिर इसमें से क्या हुआ, ये न्यूक्लियस धीरे से इधर चली जाए, इसी तरीके से वैक्यूल आ जाएगा। फिर ये आगे चल के ये अलग होने के कगार पे, ठीक है ना। फिर यह धीरे से अलग होने के कगार पर जाएगा। एक स्टेप ऐसे आएगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बोले दिखाई दे रहा है, अलग हो गए। अब ये क्या करेगा, ये न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनाएगा, न्यू ईस्ट, न्यू ईस्ट में डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या है, ये ईस्ट की कहानी, यह ईस्ट की कहानी है, ये बर्ड की। इसी तरह के हाइड्रा भी करता है। हाइड्रा का मान लीजिए कुछ शरीर ऐसे होता है, ठीक है ना। मैं हाइपोथेटिकल डायग्राम बना, कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, ठीक है। अब ये बना दिया, ठीक है ना। एफर्ट्स जनरेट हो गए, जनरेटिंग बर्ड है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर ये बर्ड जब वेरिएबल कंडीशन में आ जाता है तो कट के अलग हो जाता है। तो मैं फिर से मैं बना दे रहा हूं कि ये लीजिए आपका ये, और इधर ये कट के अब क्या क्या करेगा, ये नए हाइड्रा का जन्म देगा, न्यू हाइड्रा बनेगा। आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ये क्या करते हैं कि धीरे से बॉडी में आउटग्रोथ होता है, जिसमें फिर न्यूक्लियस वैक्यूल से ट्रांसफर कर जाते हैं। फिर वो फेरेबल कंडीशन में कट के अलग हो जाता है। जब वह अलग होता है तो वह नए हाइड्रा का इधर क्या इसमें नए ईस्ट का जन्म दे देता है, और ये पुरानी बॉडी, ठीक है ना। इसमें हाइड्रा में है, ये सेम है, ये दोनों में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है प्लेनेरिया। क्या आ रहा है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट आप कट करके अलग कर दे तो वह पार्ट फिर से एक नए प्लेनेरिया का जन्म देता है, नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। बहुत ज्यादा उसमें रीजनरेशन की पावर है। तो क्या है, प्लेनेरिया को देख लीजिए, इसको प्लेनेरिया को देखिए। यह क्या है, फ्लैट वर्म है। कैसा है, यह फ्लैट वर्म है। फ्लैट वर्म का मतलब होता है जो चपटा, जो चपटे से खाओ उसे बोले फ्लैट माने चपटा, वर्म माने होता कीड़ा मकोड़ा। तो क्या फ्लैट वर्म, ये जो चपटा होगा ये किसमें आएंगे, ये आते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज में, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा है हाई रीजनरेटिंग पावर, हाई रीजनरेटिंग पावर है इसमें। क्या है, हाई रीजनरेटिंग पावर है। अब जैसे हमने कहा है एक प्लेनेरिया है, इसको शरीर को मैंने कट कर दिया, जिधर भाग में कट किया उतने क्या हुआ, ये भी क्या करेगा, एक नया बना लेगा, ये भी क्या करेगा, एक नया बना लेगा, ये भी क्या करेगा, एक नया बना लेगा, ये भी क्या करेगा, एक नया बना। अब सोचिए कि पूरे नए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें रीजनरेटिव पावर सबसे ज्यादा है। ह्यूमन बींग्स में कहां है, उसके लीवर में, वह बहुत जाता है। अगर वहां पर सेल डिस्टर्ब होती है तो वह रीजनरेट होकर तो बच सकती है। सबसे कम कहां है, नर्वस सिस्टम में, वो दोबारा नहीं सेल हो पाती। इसलिए जो लोग कोमा में चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। कोमा के केस में हम आगे देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमने देख लिया, क्या देख लिया, रिवर्सन, ठीक है ना। रिवर्सन देख रहे हैं प्लेनेरिया में, भाई ये भी तो रिवर्सन है। एक से नहीं कई फ्रेगमेंट में टूट करके इसने बना दिया, कई बना दिया, बोलिए कई बना दिया, ये रिवर्सन है, ठीक है ना। कुछ में देखिए फ्रेगमेंटेशन के बाद ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं, आप लिख लीजिए फंगी।
फंगी में लिख लीजिए, फिलामेंटस एल्गी लिख लीजिए, फिलामेंटस एल्गी लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसस, ठीक है ना, मॉसस लिख लीजिए, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसस लिख लीजिए। ये क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं या मल्टीप्लाई बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद ये क्या करते हैं, फंगी, प्लैनेरिया, प्रोटोनिमा, मॉसस क्या है, ये फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब फर्मेंट माने होता है टुकड़ा, कोई भी चीजों के टुकड़े में तोड़ दो उसको क्या होगा, फर्मेंटेशन। अब ये है, इसको कई भागों में कट कर दे तो क्या होगा, सब फ्रेगमेंट टुकड़े बन गए, वो टुकड़े फिर से क्या करें, एक नए नए मार्कर में बन जाए, मार्गों कई भागों में तोड़ दें और हर एक पार्ट जो होगा वो एक नए मार्कर में बन जाए, तो क्या हो गया, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा आपका रिप्रोडक्शन हुआ। अब कुछ यूनिसेलुलर में कुछ यूनिसेलुलर्स में हम देख रहे हैं, कुछ यूनिसेलुलर्स में देख लिया जाए, ठीक है ना। यूनिसेलुलर्स में हम लोग देख रहे हैं, कुछ यूनिसेलुलर्स में यह है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे हमने लिख दिया बैक्टीरिया, क्या लिख दिया, बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा, अमीबा लिख दिया, ये तीन हमने लिख दिया। यूनिसेलुलर किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इनमें किस तरीके से होगा, इसमें जो होता है वह ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली होगा। अब अमीबा का आपने केस देखा था, वहां पे एक अमीबा था, उसमें बाइनरी फ्यूजन हुआ, वह दो अमीबा में कन्वर्ट होगा, आपने देखा था। ये यूनिसेलुलर केस था कि वहां पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों साथ हुआ था, क्या दोनों साइमल्टेनियसली हुआ था। अब हम क्या बोले कि ग्रोथ के रिप्रोडक्शन ये दोनों साथ किया, इसलिए इसको हम कहा पाना मुश्किल होता है, इसकी डेफिनेशन ग्रोथ की भी दे पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, दोनों चीज क्या है, साइमल्टेनियसली, यहां क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियस होता है। मल्टीसेलुलर केस में ऐसा नहीं है, मल्टीसेलुलर केस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब हम देख ले रहे हैं कुछ और, ठीक है ना, कुछ और हम देख ले रहे हैं। जैसे हम देखेंगे ना, कुछ स्टेराइल होते हैं। अब स्टेराइल किसे कहते हैं, जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, उसे हम बोलेंगे कि वो स्टेराइल है। जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें हम बोलेंगे वो स्टेराइल है। अरे कुछ तो ह्यूमन कपल होते हैं, आप देखेंगे गांव में तमाम चारे फलाने उनका भैया, उनको तो बच्चे नहीं हुआ, उसका क्या है, कोई इनफर्टाइल कपल हो सकते हैं, मान लीजिए वो दोनों इनफर्टाइल हैं, इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए म्यूल आता है आपका खच्चर, ईंट के भट्टों को देखने को मिलेगा। भाई जब आप प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हो तो दो ही, क्या दिक्कत है। वर्कर हनी बी, ये क्या करते हैं बेचारे, ये भी स्टेराइल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर इनका काम क्या है, वर्कर क्यों नाम दिया, बेचारे मधु इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है, इसलिए इनका वर्कर बीज रख दिया गया, ठीक। हम देखेंगे स्टेराइल या इनफर्टिलिटी, देखेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है ना, लिख लीजिए डू नॉट रिप्रोड्यूस, उससे बोलेंगे। इसमें जैसे आता है एग्जांपल में आपका
म्यूल है, फिर क्या है स्टेराइल, वर्कर बी, फिर आप बोलेंगे स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये भी, ये सब क्या है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, समझ रहे ना, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये क्या बेचारे हैं, यह स्टेराइल है एंड फर्टाइल, ये नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे रिप्रोडक्शन कैसा है, क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है, नहीं है, अरे क्यों नहीं है, लिविंग बीइंग्स होता नहीं है, हाँ नहीं है, तो सारे लिविंग्स में नहीं है, कैसे, इस सारे लिविंग्स में है, कुछ में नहीं, इसका मतलब क्या है, जैसे म्यूल में, स्टेराइल बी में, कपल ह्यूमन में नहीं, इसका मतलब पूरे लिविंग बीइंग्स में नहीं है, इसलिए डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता, इससे हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे हम लिविंग को डिफाइन करना शुरू करेंगे से कुछ लिविंग छूट जाएंगे, ये छूट जाएंगे, ये भी तो लिविंग है, इसलिए डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन जब डिफाइन की बात आई इसे डिफाइन नहीं कर सकते, लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें लिखिएगा ये क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, कैसा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, कैसा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, फिर भी क्या है, लिविंग का कैरेक्टर है, या फीचर, ठीक है ना, कैरेक्टर है इसका लिविंग का, या फीचर, लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, देखिए आगे देखेंगे मेटाबॉलिज्म, थोड़ी सी स्पीड हमको बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी सी हमको स्पीड को हमको बढ़ाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, ये समाप्त हुआ रिप्रोडक्शन, और आपने बहुत पढ़ लिया, ठीक है, आपने बहुत पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ लिया, ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ने चल रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहते किसे हैं, ये है क्या, ठीक है ना, इसको हम लोग देख लेंगे, इसको हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, किसकी बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म है क्या, जरा इस बात को समझा जाए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म किसी भी लिविंग बीइंग्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाली वह सभी रिएक्शंस को, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। एक बार बोल रहा हूं मेटाबॉलिज्म, हम भोजन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कहीं रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन हो रहा है, ये भी क्या सब मेटाबॉलिज्म है। ये क्या है मेटाबॉलिज्म, क्या नॉन लिविंग बिल्कुल नहीं, अरे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म है, क्या उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, नहीं, कोई चेयर रखा हुआ है, क्या उसके अंदर हो रहा है मेटाबॉलिज्म, नहीं हो रहा, ऐसा तो है, वो अच्छी चीज वो भी ले रहा है, वो भोजन कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नहीं है, लिविंग बीइंग्स में, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं है, केवल है तो लिविंग बीइंग्स में है, ठीक है ना, तो लिखिएगा इसमें एक पॉइंट, सम टोटल केमिकल एक्टिविटी इन द सेल, जितने
केमिकल एक्टिविटी हो रही इन द सेल, इसे क्या बोलेंगे? इसे रिप्रोडक्शन भी मैंने हटाया नहीं है ना, मेटाबॉलिज्म यहां बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या लिखेंगे? मेटाबॉलिज्म, इसे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना? तो जितनी सारी रिएक्शन से ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है उसे हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, उसे हम लोग बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब हम लोग देखेंगे किसमें होता है, क्यों होता है। यह होता है किसी चीज को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए होता है? मेंटेन करने के लिए, या उस चीज को रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना? रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, इसलिए मेटाबॉलिज्म होता है। किसमें होता है? सभी में होता है, चाहे वह यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, ठीक है ना? चाहे वह प्लांट्स हो, चाहे वह एनिमल्स हो, है ना, चाहे वह माइक्रोब्स हो, ठीक है ना, एटीसी कुछ, ठीक है ना? तो ये सभी में होता है, मेटाबॉलिज्म सभी में होता है। इतनी बात समझ में आई? वो लिविंग है तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि वो स्टेराइल है तो उसमें नहीं होगा, सब में होगा। ठीक है ना? बेचारे रिप्रोडक्शन तो कर नहीं पा रहे हैं और मेटाबॉलिज्म भी हमसे छीन रहे हो। बोलिए, अब देखेंगे मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का है, जब कैसे कैसे होता है, किन चीजों से मिलता है। अब देखेंगे जो मेटाबॉलिज्म है इस दो प्रोसेस है। एक है एनाबॉलिज्म। आप बोलेगा कि एनाबॉलिज्म क्या है? अरे एनाबॉलिज्म का दूसरा नाम देखिए तो इसका नाम है सिंथेटिक। क्या सिंथेटिक? अरे सिंथेटिक का मतलब होता है निर्माण करना, इसका मतलब कुछ बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा, ये कुछ ना कुछ तो बनाएगा, ठीक है ना? सिंथेटिक है। अच्छा, फिर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अरे कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या? अरे कोई छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कंस्ट्रक्ट करके जब बड़ी बना से कंस्ट्रक्टिव। सिंथेटिक मतलब बनाना, यानी कोई चीजों को एकत्रित करके हमने बना दिया, यही है एनाबॉलिज्म। फिर इसका क्या नाम है इधर? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक, ठीक है ना? कैटाबॉलिक लिखिए, कैटाबॉलिक लिखिए। फिर ये बोले कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना? कौन तो सही है जी, मिलना पड़ेगा उसको। इससे बोले आप डिस्ट्रक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। क्यों? यह सिंथेटिक है, कंस्ट्रक्टिव है, यहां पे कोई चीज बन रही है, लेकिन यहां पे क्या है? कैटाबॉलिज्म है, यह डिस्ट्रक्टिव है। क्या है? दिखाई कम दे रहा है ना, यह है डिस्ट्रक्टिव। क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि कोई चीज बिगड़ रही है, कोई चीज बड़ी चीज छिपा जाती है, तो क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। इसे बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। बोले, अब ध्यान सुनिए, इसमें होता क्या है? कुछ सिंपल सब्सटेंसेस है, जैसा मैं सिंथेटिक दिया है, ये क्या है? सिंपल सब्सटेंसेस। ये क्या हो रहे हैं? मिल करके सभी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं। ये जस्ट इसका अपोजिट, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव है, तो डिस्ट्रक्टिव में एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यह सिंपल फॉर्म में आ गया। कैसे आया? सिंपल सब्सटेंस, ठीक है ना? आगे होगा प्लस एनर्जी निकले। क्या हो गया? एनर्जी निकले।
आप बोले यहाँ एनर्जी आपने निकाल दिया, हाँ एनर्जी मैंने निकाल दिया, इसे मैंने बोल दिया कि एनर्जी। एनर्जी कैसे निकलेगी? बिगाड़ने पे एनर्जी निकलती है। रिस्पायरेशन बिगाड़ने का ही तो प्रोसेस है। अब बिगाड़ के वो देता है एनर्जी। जो हमने खाया वो है सॉलिड फॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद एनर्जी देता है। वो तोड़कर सिंपल फॉर्म में ले आएगा, सिंपल फॉर्म से फिर एनर्जी बाहर निकालेगा, यानी रिस्पायरेशन करेगा उसमें, तो उसमें एनर्जी बाहर निकलेगी। अब एक ऐसे देखिए, आप एक पराठा देखती है, एक गड्ढा होता है, तो उसमें क्या होता है, आप दीवारों में जब उसको बुलाया जाता है, ठीक है, आग आपने लगाया तो वो क्या ब्लास्ट करता है, तो आवाज आती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, फिर छोटे चिथड़े में आ गया, फिर उसका क्या लेंगे साउंड, साउंड में क्या एनर्जी। किसी फिजिक्स वाले से पूछ लेंगे तो वो बताएगा क्या है ये एनर्जी, इसे एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम एग्जांपल लिख देंगे, ये कैसा है, रिस्पायरेशन होता है। बेहतर तरीके से देखना कि रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन में आप देख सकते हैं, यह किसमें देखेंगे आप, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में आप देखेंगे इसको, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, हमने मेटाबॉलिज्म अभी नहीं पढ़ चुके, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या ये रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं, क्या ये बाहर हो सकती है, क्या बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये केवल लिविंग बींग्स में होता है, केवल लिविंग बींग्स में होता है ये रिएक्शंस। लिविंग जितनी केमिस्ट्री है ना, वो भी एक तरीके का मेटाबॉलिज्म ही है, समझिए। वो सारी चीजें बाहर तो हो रही हैं, वो भी रिएक्शन तो हैं, लेकिन वो क्या हो रही है, बाहर हो रही है। अब जरा समझिए, जैसे हमने कह लिया एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, केमिकल मैंने भर दिया, इसका नाम दे दिया हमने कि है आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म। ये आउटसाइड हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहां हो रहा है, ये आउटसाइड ऑर्गेनिज्म, ये बाहर हो रहा है, इसलिए से बोल सकते हैं इन विट्रो, क्या बोल सकते हैं इसे, इन विट्रो बोल सकते हैं। आउटसाइड हो रहा है उनके, इसको हम इन विट्रो बोल सकते हैं, क्योंकि इन विट्रो का मतलब होता है कि बाहर, इन विट्रो का मतलब क्या है, कि बाहर हो रहा है। इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो neither living nor non-living। अब आप बोलेंगे कि नाइदर लिविंग नॉन नॉन लिविंग है, ये कैसा है, नाइदर लिविंग बाहर है, एक केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को हम लिविंग नहीं कर सकते, लेकिन नॉन लिविंग नहीं कर सकते, तो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो लिविंग के जैसी हो रही है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसे बाहर हो रही है, इसलिए बोल सकते हैं कि क्या है, कि क्या है, नॉन लिविंग। तो हम बोल सकते हैं कि नाइदर लिविंग थिंग्स, नाइदर लिविंग थिंग्स बट surely living reactions। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्होंने कहा कि नाइदर लिविंग थिंग्स है, जिसमें मटेरियल है वो लिविंग तो नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन हो रही है वो बिल्कुल लिविंग जैसी हो रही है, बिल्कुल वो कैसे हो रही है, लिविंग के जैसी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कैसा है, यह डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। कैसा है डिफाइनिंग फीचर है, नो नॉन लिविंग
मेटाबॉलिज्म, यह नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है ना, नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब हम लोग आ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, देखते चलिए किस पे आ रहे हैं हम लोग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, 10 पढ़ चुके, चौथा आ रहा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर से ही समझ में आता होगा, सेल से बना होगा, कोई ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना हो तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो सेल से मिलकर बना हो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब वो किस तरीके से बने होंगे जरा इधर देखिए, हमने कह दिया एटम, अरे आपने एटम कैसे चर्चा कर दी, सेल की करना चाहिए, बता रहे हैं समझा रहे हैं। एटम से बने मॉलिक्यूल, क्या बने, मॉलिक्यूल, कई एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, और उसके बाद कई मॉलिक्यूल मिलेंगे तो बनेगा माइक्रो मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल, कई माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्गेनल्स बनेगा, ऑर्गेनल्स बनेगा, ठीक है ना। फिर इससे सेल बनेगा, क्या बनेगा, सेल बनेगा, कई सेल मिलेंगी तो टिश्यू बनाएगा, बोले टिश्यू बनाएगा, कई टिश्यू मिलेंगी तो ऑर्गन बनेगा, कई ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ये पूरा प्रोसेस नॉन लिविंग, कैसा है, नॉन लिविंग है, ये पूरा प्रोसेस आपका लिविंग है, कैसा है, ये लिविंग, ए नॉन लिविंग ये लिविंग है। लिविंग की शुरुआत सेल से हुई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना बोलेंगे, अगर सेल से हुई तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने बोल दिया। ये क्या है, नॉन लिविंग, इससे हम लोग नॉन लिविंग मेजर करते हैं। अगर एटम की चर्चा करेंगे, एटम तो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, एक एक कण कण, एक जर्रा जर्रा बना हुआ है एटम से, ठीक है ना। लेकिन लिविंग को हम कहां से मानते हैं, कई सेल बनेंगे, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ये क्या है, लिविंग है, यही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा बस, यहां पे लिखे कि जितने ऑल किस तरीके से कर सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय केमिकल्स, इसके द्वारा, केमिकल के द्वारा, यह केमिकल बिग या स्मॉल हो सकते हैं, बिग या स्मॉल हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ये कैसा फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्यों, नॉन लिविंग में सेल मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, अरे दरवाजा है उसमें दिखने को मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, कोई ट्रैप है बस उसमें मिलेगा क्या देखने को, नहीं मिलेगा, स्टोन डाटा के सेल से मिलेगा, नहीं, वो सब इनसे मिलकर बना हुआ है तो नाम लिविंग, जो इनसे मिलकर बने वो नाम लिविंग है, और जो सेल से मिलकर बने वो लिविंग, समझ में आई, जो यहां से मिलकर बने वो लिविंग, और जो यहां तक बने वो सारे नाम लिविंग। इतनी बात, जितने भी नॉन लिविंग है वो इन तक से मिलकर, ठीक, इतनी बात क्लियर है। कैसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है ना, ये लिविंग का कैरेक्टर, ठीक है ना, लिविंग का कैरेक्टर भी है, ठीक। अब अगला देखेंगे हम लोग, लास्ट है कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस है क्या, ठीक है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस देखिए जरा, एक पॉइंट बिल्कुल देखिएगा, कॉन्शियसनेस,
कॉन्शियसनेस देखिए, देखिएगा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है इसकी चर्चा करते हैं। जो कॉन्शियसनेस है ये लिविंग बींग्स में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। कॉन्शियसनेस क्या है? ये सेंस है, अवेयर। सेंस क्या है? इसे बोलते हैं नहीं यार दिमाग होता है, सेंस बहुत बढ़िया आपने सेंस लगाया, तो सेंस आपने बहुत अच्छा लगाया, अगर आपके पास सेंस है, कॉन्शियसनेस है, अवेयर है, लेकिन नॉन लिविंग का ऐसा नहीं है। आप किसी स्टेशन पर बैठे हो, अपना बैग लिए हुए हैं, तो आप देखते रहते हैं आपको आजू बाजू तो है नहीं, वो कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आसपास सेंस हो, स्टिमुलस एक्सेप्ट करने की, सराउंडिंग हो एनवायरमेंट से, तो वही तो कॉन्शियसनेस है। सराउंडिंग क्या होगा? आप स्टेशन बैग लेके बैठे हैं, आप चौकायल है, क्या कोई बैग सफा न करते है कि नहीं, तो वहां क्या कॉन्शियसनेस है। अब एक बार आपको कोई मच्छर काटा तो दोबारा चौकाया, ये बात तो काट लिया, दोबारा ना आना पाए, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, वो दोबारा फिर से आया। आप जब मारने के लिए झपकते हैं तो भाग जाता है, क्यों? उसके पास भी कॉन्शियसनेस है, वो भी जान रहा है यार थोड़ा सा देर लगी तो खतरा है। तो कॉन्शियसनेस जो है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर कोई भी हो, सभी में है, हर चीज में। अब यार चूहा दौड़ाइए मारने, कितना बढ़िया कॉन्शियसनेस है। अब घर के सारे जितने सामान होते हैं, जितने थिंग्स होते हैं, टूट जाती हैं, लेकिन चूहा आप मार नहीं सकते। आपको लग रहा है हम कर क्या सकते हैं, है कि नहीं? तो कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? कॉन्शियसनेस है, यह ही है अवेयरनेस, ठीक है ना। हम लोग कॉन्शियसनेस देखेंगे कि क्या करते हैं, सभी लिविंग बीइंग्स में पाए जाते हैं। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर लिविंग पाए जाते हैं, चाहे वो फिर यूनी सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, चाहे वह यूनिसेलुलर हो चाहे वह मल्टी सेलुलर हो, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सराउंडिंग के तक सेंस या अवेयर होते हैं, सेंस या अवेयर होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है इनके पास? क्या एबिलिटी होती है इनके पास? होती है एबिलिटी, एबिलिटी टू सेंस, टू सेंस, टू सेंस, या कह लीजिए अवेयर फ्रॉम सराउंडिंग या एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है, इनके पास सेंस होता है, इनके पास सेंस होता है, इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है ना। ये सराउंडिंग को एनवायरमेंट से पहचान सकते हैं। अब एनवायरमेंट क्या है? आज बहुत तेज गर्मी है, तो हम बोलते हैं यार आज बहुत तेज गर्मी है, क्यों? हम उसे बस सेंस भाई, हमको फैन चाहिए, एसी चाहिए, ज्यादा हवा है उससे भी हमको दिक्कत है। तो जो भी चीजें नेचर में है, विंड है, लाइट है, ज्यादा तेज रोशनी आई तो हमें पता चलता है आंख डैमेज हो सकती है, तो हम फर्क जमा लेते हैं, क्योंकि सेंस है हमारे पास, और क्या है वो अवेयरनेस है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा एक पॉइंट और एक पॉइंट देखिएगा, अब देखिएगा रिस्पॉन्ड टू, रिस्पॉन्ड टू, यहां पर देखिएगा रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, ठीक है ना, स्टिमुली बाय
सेंस ऑर्गन, किसके द्वारा? सेंस ऑर्गन के द्वारा, ये इन्वायरमेंट के प्रति जो स्टिमुलस जो रिसीव करते हैं, किसके द्वारा? सेंस ऑर्गन के द्वारा। और जो ये स्टिमुले हैं वो फिजिकल हो सकते हैं या वो हो सकते हैं बायोलॉजिकल हो सकते हैं या वो केमिकल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अरे किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा खींच के, अब उसको पता चलेगा कि यार डंडे का चोट है थप्पड़ का चोट है, तो उसको तो पता चलेगा ही थप्पड़ का है, तो फिजिकल है। आप अंधेरे में जा रहे हैं, पैर में लग जाएगा, आपको जरूर पता चलेगा कि पत्थर से लगा है, किसी लकड़ी से लगा है, तो वो क्या है? फिजिकल डैमेज। वहां पे सेंस है, अवेयरनेस है। आपका हैंड पानी में गया तो भी पता चलेगा, एक दूसरे के गिरे तो कुछ आपको आभास होगा। वो केमिकल है, एसिड में पड़ गया, आपको पता है एसिड से जलेंगे आग से, वो भी आपको पता चलेगा। बायोलॉजिकल क्या है? कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फीवर कुछ भी है, तो वो भी हमें स्टिमुलस मिलता है, वो बायोलॉजिकल है। देखिए कहने का मतलब क्या है? तो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल कोई भी स्टिमुलस हो वो केवल रिसीव करती है सेंस ऑर्गन के द्वारा, और वो हमारे ब्रेन को बताई जाती है, ठीक है ना? वो हमारे ब्रेन को बताई जाती है, ठीक है ना? अब ये ऐसा नहीं है कि केवल एनिमल्स में ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है केवल एनिमल्स में ही, ये प्लांट्स में भी होता है। किसमें होता है? ये प्लांट्स में भी होता है। तो आप लीजिएगा प्लांट, क्या करते हैं? प्लांट क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है ना? प्लांट क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? जैसा आपने कहा कि लाइट है, ठीक है ना, वाटर है, ठीक है ना, अदर ऑर्गेनिज्म है, और क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, अदर ऑर्गेनिज्म है, टेम्परेचर है। बोलिए ये सारी चीजें जितनी हैं, ठीक है ना, इन सभी के प्रति जैसे आप देखेंगे, एक प्लांट को ले लीजिए, एक गमले में रखिए और उसको खिड़की के पास रख दीजिए, एक छोटा सा सुराख करिए जहां सूर्य की किरणें आ सके। देखिए वो प्लांट अगर बेंड कर जाता है सूर्य की रोशनी, सूर्यमुखी का देख लीजिए पौधा, देख लीजिए सनफ्लावर, तो उसको देखिए क्या जिधर सूर्य जाएगा घूमता चला जाता है, घूमता चला जाता है। तो क्या है? लाइट वेव्स क्या है? सेंसिटिव है। वाटर में आप वाटर के प्रति भी है, ठीक है ना, टेम्परेचर के प्रति भी है। एक फार्मर से आप पूछेंगे तो गेहूं में से गेहूं निकालता है, बाहर फैला रहता है, क्यों? तब वो कूल हो जाए, वो ठंडा हो जाए, टेम्परेचर के प्रति है, ठीक है ना, वाटर के प्रति भी है, प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म के प्रति छुए कोई का एक पौधा आता है, हाथ लगाएंगे पत्तियां सारी सिमट जाती हैं, कुछ देर बाद फिर छुए, फिर अदर ऑर्गेनिज्म प्रति भी ये सेंसिटिव दर्शाते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉल्यूशन है उसके ऊपर, आप भट्टा है ईंट का, उसके किनारे देख लीजिए आप, उनकी पत्तियां काली पड़ जाती हैं, उनके फल में चट्टे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कुछ जहां पॉल्यूटेड एरिया वहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज क्या है? पॉल्यूशन पर सेंसिटिव। कुछ ऐसे पॉल्यूशन जब हम नहीं रह पाते, तो ये भी क्या है? कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। तो डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि लिविंग बीइंग्स में केवल पाया जाता है। ये कैसा है? ये है डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन जितने भी हैं वो सभी के सभी लिविंग कैरेक्टर हैं, चाहे डिफाइनिंग फीचर में, ठीक है।
ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। आप देखिएगा एक ह्यूमन बीइंग से देखिएगा, इसमें कॉन्शियसनेस तो सब में है, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन बीइंग का केस देखिएगा, ह्यूमन बीइंग का इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? अभी तक तो हमने कॉन्शियसनेस समझा, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस कहां से आता है? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, जरा बात समझ लीजिए। हमने कह दिया कि जो ह्यूमन है इसके पास है सेल्फ कॉन्शियसनेस है। क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है इसके पास। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? आप एक मिरर देखते हैं, आप समझ लेते हैं हम ही है, लेकिन एक एनिमल जब देखता है वो सोचता है मैं नहीं, कोई दूसरा जानवर है, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सराउंडिंग पर तो है, एनवायरमेंट के प्रति तो है, लेकिन इसके नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए नहीं है। जैसे एक कहानी आपने सुना होगा, एक खरगोश है कि शेर ने उसको दावत दिया कि आज आप आए, आज हम आपको खाएंगे। उसने बहाना बनाया, जो शेर के पास पहुंचा देर से पहुंचता है, उसने देर से आने का कारण पूछा। उसने कहा हुजूर रास्ते में एक और शेर मुझे मिला, वो खाने के लिए बोला। तो हमने कहा नहीं भैया, हम तो पहले से बोल चुके हैं। तो कहता कौन है, चलिए दिखाइए। वो ले आता है, जो कुएं में दिखाता है। जो कुएं में वो देखता है अपने प्रतिबिंब को, तो सोचता है कि मैं नहीं, कोई दूसरा शेर है। वो कूद जाता है। क्यों? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन हम कहीं भी देखें, हम समझ सकते हैं कि नहीं ये मैं हूं, बोले ये हम जान लेते हैं। तो क्या है सेल्फ कॉन्शियसनेस? एक ह्यूमन बीइंग्स में होता है। एक और बचा हुआ है कोमा का केस है। कोमा कभी कभी तो सच कहूं, लिविंग को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिविंग बीइंग्स को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। जैसे आप ये देखिए, कोमा का केस देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग्स है, एक कॉन्शियसनेस में हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे लीजिए कोमा, थोड़ी देर ये है कोमा। आपने सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग्स कोमा में चले जाते हैं। इसके लिए ह्यूमन एक ऐसा ह्यूमन है जो कोमा में है। इसकी जो हार्ट लंग्स हैं मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। मशीन रिप्लेस कर दिया है हार्ट एंड लंग। इसके हार्ट और लंग्स को मशीन ने रिप्लेस कर दिया। सपोज दैट मानिए इसका जो ब्रेन है वो डेड है। कैसा है इसका ब्रेन? वो क्या है? डेड है। ब्रेन क्या है? डेड है। मानिए ब्रेन इसका डेड है, ब्रेन डेड है तो कोमा में है। लेकिन ये मानिए आप कि दोबारा अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता। लिखिए नेवर कम बैक, नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ तो आप इसको क्या बोलेंगे? बोले यह अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता। अब जब नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता, इसको आप बोलेंगे क्या? लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे? बोले इसको क्या बोल देंगे आप? लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे? एक क्वेश्चन है कि उसकी जो हार्ट लगे वो मशीनें लगी, ब्रेन बिल्कुल डेड है, वो कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकता। कभी आप देखिए अस्पताल में जाते हैं ना, देखते हैं यार कांच का आदमी पे, तो कुछ देर आदमी जो गांव देहात से जाते हैं 1 आध घंटे देखते हैं आदमी जिंदा है कि कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन लग ऐसा है कि जिंदा है, लेकिन जिंदा दिख भी नहीं रहा है। तो वो कंफ्यूजन का जो केस है वो कोमा का केस है। कैसा है वो? कोमा का केस है। तो लिविंग है नॉन लिविंग है? तो यह लिविंग तो है, लिविंग है, कॉन्शियसनेस भी है,
लेकिन इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसा नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है इसके पास, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है ना, इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस इसके पास नहीं है, ठीक। ये लिविंग है, लिविंग है और इसके पास क्या है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसके पास नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस